सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और पिछले वीडियोस में हमने बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, फॉर्मूला मास के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Many naturally occurring elements exist as more than one isotope. बहुत सारे जो ऐसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप. So when we take into account the existence of these isotope and their relative abundance, the average atomic mass of the element can be computed. तो जब भी हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में तो उनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनके एबंडेंस को ध्यान में रखते हैं, मतलब नेचर में वो कितना प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग. इसको हम लोग इस टेबल के से ध्यान समझते हैं. देखिए बहुत सिंपल है, आप इजीली समझ जाओगे. देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. ठीक है, अब आप देखो कि ये नेचर में कितना इन प्रेजेंट है. ठीक है, तो कार्बन 12 98.892% परसेंट है नेचर में, और कार्बन 13 जो है वो 1.108%, और वहीं हमारा कार्बन 14 ओनली 2.2 इंटू 10⁻⁻10 इतना ही प्रेजेंट है. ओके, और अब इनका एटॉमिक मास देखें इन एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, तो ये है इसका 12 एंड कार्बन 13 का 13.00335 एंड कार्बन 14 का 14.0317. अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स. देखिए आप पूछोगे कि कार्बन के तो अगर 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं तो हम तो वहां पर देखते हैं 13 और 14 तो वहां नहीं लिखा रहता, वहां कार्बन का मास तो 12 लिखा रहता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात को अभी हम तुरंत समझेंगे. आप देखिए, हम ना जो पीरियोडिक टेबल में मास लिखते हैं ना उसको हम एवरेज मास लिखते हैं. एवरेज मास पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं और उसे हम कैलकुलेट करते हैं इन तीनों से. देखिए कैसे. मास ऑफ कार्बन, आप देखो ये जो है ना नंबर, ये परसेंटेज में गिवन है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0.98892. आप इसको मल्टीप्लाई करो टू इसके मास से. इस को आप मल्टीप्लाई करो इसके मास से. तो मैंने यहां पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और यहां पर हमने फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया इसके मास से. सिमिलरली कार्बन 13 का जो है रिलेटिव अबंडेंस जो है जितना प्रेजेंट है नेचर में, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो जितना हमारा कार्बन 14 प्रेजेंट है उसके एटॉमिक मास से. तो इनका जो एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आएगा वो है 12.011 यूनिफाइड मास. और यही मास आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है जो कि इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास होता है. तो देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, आइसोटोप और आइसोबार होता है, और बहुत बार ना स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है आइसोटोप और आइसोबार के बारे में. तो देखिए आइसोटोप मतलब सिंपल, आप जो नाम देख रहे हो ना आइसोटोप, ठीक है. और आप यहाँ पर देखो कार्बन 12, ठीक है. एटॉमिक नंबर तो इनका सबका सेम होगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए तो हम इसे आइसोटोप बोल रहे हैं, है ना. तो टॉप मतलब टॉप वाला पोजीशन. टॉप टॉप वाला पोजीशन मतलब जो हम ऊपर लिख रहे हैं एटॉमिक मास वो डिफरेंट है. आइसो मतलब सेम, और टॉप वाला, सॉरी, देखिए जो टॉप वाला पोजीशन है मतलब डिफरेंट है, ठीक है. तो इस तरह से आप समझना, आइसोटोप में आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होगे. मतलब आइसोटोप में आप ये जो टॉप देख रहे हो ना, ये टॉप वाला पोजीशन, ये टॉप वाला पोजीशन टीओपी टॉप, तो ये टॉप वाला पोजीशन हमारे मास को डिनोट करता है. और यहाँ पर तीनों के मासेस अगर अलग अलग होंगे तो आप समझ जाना कि वो है आइसोटोप. सेम एलिमेंट के मास अगर अलग अलग है तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोप. आई होप कि आपको आइसोटोप में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा.
अच्छा, ये हमने अभी डिस्कस किया कि हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं उन एवरेज एटॉमिक मास को। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया एवरेज एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट किया? रिलेटिव अबंडेंस और उनके एटॉमिक मास से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। इसी प्रकार से हम दूसरे एलिमेंट्स के भी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। In the periodic table of elements, the atomic masses mentioned for different element actually represent their average atomic mass. तो आप जो सिमिलर वही बात लिखी हुई है यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताई कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस मेंशन होते हैं ना एलिमेंट्स के, वो एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस के सम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास of each element by the number of its atom and adding them together। इसको ना मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब मीथेन में क्या है? हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, ठीक है। तो आप पहले कार्बन का एटॉमिक मास लिखो जो कि हमारा 12.011 U है, ओके। और उसमें ऐड करो कितना हाइड्रोजन है? तो 4। तो 4 आप यहाँ लिखोगे और फिर इसको हाइड्रोजन का जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। सिंपली हमने यहाँ क्या किया? कार्बन का जो है एटॉमिक मास जो हमने लिखा और उससे हमने फोर्थ यहाँ पर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को हमने ऐड कर दिया तो ये निकल करके हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। उसी तरीके से अगर आप दूसरे एग्जांपल्स को देखो, हाइड्रोजन हमने वाटर का निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे निकालोगे? देखो, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन हमारा 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1 है, तो इसीलिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और आप देखो वैल्यू पुट कर दो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और आपका मॉलिक्यूलर मास निकल कर के आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आई नो बहुत सिंपल है ये चीजें। तो यही हमारे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि आप कैसे ऑब्टेन करोगे। तो जो एटम्स प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल्स में, तो उनके एटॉमिक मासेस को आप जोड़ दो और कितने नंबर्स में प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल है ये। तो हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनमें हमें सिंपली चाहिए एटॉमिक मास और अगर जितने नंबर्स में प्रेजेंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो उनके एटॉमिक मास को और सिंपली आप सबको ऐड कर दो, सिंपल। चलिए, ये बात हो गई मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर्मूला मास। देखिए, some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule as their constituent unit in such compounds। देखिए, फॉर्मूला मास अभी आप मैंने बताया एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि आइसोटोप्स के कारण, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन क्या आप बोल रहे, आप सोच रहे हो क्या फॉर्मूला मास इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है क्योंकि जो कुछ कुछ हमारे ना कंपाउंड्स, कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स नहीं कहते, उनमें वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल ही नहीं कहलाते तो आप उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते आप कैलकुलेट। तो इसीलिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला मास को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में एक कोई मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये आयंस है, ठीक है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड में पॉजिटिव जैसे कि यहाँ पर सोडियम आयन है और नेगेटिव आयन जो कि क्लोराइड आयन है, ये एंटिटीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। आप देखो यहाँ पर इस फिगर में देखो, मान लो ये जो आप एटम देख रहे हो ये सोडियम है Na प्लस, और ये जो ब्लू वाले बॉल्स देख रहे हैं इसे आप क्लोरीन माइनस एटम
या फिर आप ऐसे समझो कि ये जो है आपका आई थिंक यस, ये आपका मान लो कि सोडियम है और ये आपका क्लोरीन है। मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है। अब देखो कि एक सोडियम एटम कितने क्लोरीन से सराउंडेड है, 1 2 3 4। और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, मतलब इसके आगे भी एक और क्लोरीन होगा, तो ये हो गया 5। और इस सोडियम के पीछे भी एक क्लोरीन होगा, तो ये कितना हो गया, 6। तो एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से सराउंडेड है। सिमिलरली आप अगर क्लोरीन को देखो, आप मान लो, मैं इसी को दिखाती हूँ यहाँ पर। आप एक क्लोरीन को देखो, मान लो ये क्लोरीन है, ये कितने सोडियम से सराउंडेड है, एक, एक, दो, तीन, और इस तरीके से आपके इसके पीछे एक आगे, एक पीछे, और एक यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पर एक सोडियम जो है आपका 6 क्लोरीन से सराउंडेड है, और आपका क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन वो है 6 सोडियम से सराउंडेड है। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर 6:6 का जो है रेशियो बन रहा है। आप इसको काट कर दो तो 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं Na+Cl- दैट इज NaCl। समझ गए आप? ओके। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, इसे आप सॉलिड स्टेट चैप्टर जो आपके क्लास 12 का चैप्टर है उसमें आप और भी अच्छे से पढ़ोगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फॉर्मूला such as NaCl is used to calculate formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist in a single entity। तो आप देख रहे हो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमारा सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास। The formula mass of sodium chloride is calculated atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine। सिंपल है, आप क्या करो, जो एटॉमिक मास है सोडियम उसको ऐड कर दो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन से, तो ये आपका जो है फॉर्मूला मास निकल करके आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो हमने अभी अभी देखा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन को उसके एटॉम, एक कार 6 को आप कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, और 6 को मल्टीप्लाई कर दो आप ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, और फिर सबको आपस में ऐड कर दो, तो आपका ये मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये चीजें, ठीक है। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, देखिए एंड मोलर मास, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोल कंसेप्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, फिजिकल में भी देखने को मिलेगा, इनऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आपका ना, अगर अब से जो है ये टॉपिक शुरू हुआ है, तो ये आपका थ्रू आउट 11 12 ये आपका टॉपिक रहने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। Atoms and molecules are extremely very small in size, and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. To handle such large numbers, a unit of convenient magnitude is required। देखिए, हम जानते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे। लेकिन ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, और बहुत इनमें जो, मतलब ये छोटे-छोटे इनके साइज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें जो सब्सटेंस, इसमें जो एटम्स है ना वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपने मिल्क पाउडर देखा होगा। मिल्क पाउडर में मैं आपको बोलूंगी मिल्क पाउडर को काउंट करके बताओ, आप बोलोगे कि ये लगता है इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं मिल्क पाउडर को कैसे काउंट काउंट करूं। तो उसमें भी है पार्टिकल्स, वो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही लार्ज अमाउंट में है। तो आप सोचो कि अगर ऐसे नंबर्स रहेंगे, और हम जानते हैं कि केमिकल्स भी ऐसे छोटे छोटे नंबर्स, तो इस तरह की चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इन्हीं चीजों को आसान करने के लिए ना
हमने मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे कि मैं आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, आप बोलते हो कि भैया मुझे 1 दर्जन ये फल दे दो। अब आप जानते हो 1 दर्जन आप बोलते हो ईज़ी बनाने के लिए, आप 1 दर्जन में होता है 12 आइटम, ठीक है? तो वो आपको 12 चुन करके देगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ कंसेप्ट मोल का यूज किया गया है। जो बहुत छोटे 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 जो पार्टिकल्स वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट है ना, वो उनको आप इजिली इस्तेमाल कर सको, इजिली आप समझ सको, इसलिए मोल कंसेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। In SI system, mole, symbol mole, was introduced as seventh base quantity for the amount of a substance. आपने जो SI system अभी पढ़ा था इसी चैप्टर में, तो वहां पर मोल का जो मैंने एक मोल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था आपके बेस क्वांटिटी, सेवेंथ बेस क्वांटिटी में। तो उसका सिंबल क्या है होता है, मोल होता है। और ये क्या हमें बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। ठीक है, the mole symbol mole is the SI unit of the amount of substance। बिल्कुल, किसी भी SI यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है, जिसको हम MOL से डिनोट करते हैं। अब 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 into 221407 into 10 to the power 23 एलिमेंट्री एंटिटीज। अब आप देखो कि 1 मोल में कितने ज्यादा एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट है, इतने ज्यादा, मतलब 10 to the power 23 टाइम्स। सोच रहे हो आप? This number is fixed numerical values, the Avogadro constant Na, which is expressed in the unit per mole। देखिए, ये जो हम टोटल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट पर मोल में, और इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो एवोगाड्रो नंबर है, ये जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हो, इसको आप बोलते हो एवोगाड्रो नंबर। और जब यूनिट पर मोल के साथ आप इसको लिखते हो, तो आप बोलते हो उसको एवोगाड्रो कांस्टेंट। समझ गए? ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance symbol N of a system is a measure of the number of specified elementary entities। देखिए, सिंबल जो है हम एन बताते हैं कि नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटीज कितने हैं। ठीक है, an elementary entity may be an atom, molecule, ion, electron or any other specified। और वो elementary entities क्या हो सकते हैं, elementary entity बोलने का मेरा मतलब क्या है कि वो कोई भी atom हो सकता है, कोई भी molecule हो सकता है, कोई भी ion हो सकता है, electron हो सकता है, कोई भी group of particles हो सकते हैं। So it may be emphasized that the mole of a substance is always contain the same number of entities no matter what the substance is। अब आप देखो, चाहे वो 1 मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, उसमें 6.022 into 10 to the power 23 मोल ही सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। समझ गए आप? ठीक है, तो in order to determine this number precisely, the mass of a carbon 12 atom was determined by mass। अब देखो, आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो। इस बात को मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। एक कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम का जो है मास, जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने जब कैलकुलेट किया, तो वो 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम की इक्वल आया। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक मोल कार्बन का कितना वेट होता है, 12 ग्राम। एक कार्बन एटम का वेट इतना और एक मोल कार्बन का वेट इतना। अब आप डिवाइड कर दो इसको इससे, तो आपको कितने एटम्स पर मोल है वो निकल करके आ जाएगा। देखो, ये जो है ये एक कार्बन एटम का वेट है, एक कार्बन 12 एटम का वेट है, और 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मोल ऑफ कार्बन 12 को आप 1.992648 एक कार्बन के एटम के वेट से आप डिवाइड कर दो, तो देखो कितना निकल करके आता है। ये आता है हमारा 6.0221367 into 10 to the power 23 एटम्स पर मोल। मतलब समझा, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आ गया। मतलब साफ है? ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कितने 1 मोल में कितना हमारा जो एटम्स होते हैं वो 6.022 इन 10 to the power -10 to the power 23 एटम्स पर मोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
This number of entities in one mole is so important that it has given a separate name. अब ये जो one mole है ना, ये इतना important है कि इसे एक अलग से नाम और सिंबल दिया गया, जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो क्यों नंबर नाम दिया? क्योंकि एमिडो एवोगाड्रो को सम्मान देने के लिए हमने इसका नाम जो है एवोगाड्रो के नाम से रखा, विच इज एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी इनको अप्रिशिएट करने के लिए इनके नंबर्स को इस तरीके से लिखा गया है, बस और कुछ नहीं। So hence so many entities, atoms, molecules or any other particle constitute one mole of a substance. देखिए इस बात को मैं आपको अच्छे समझाती हूँ एग्जाम्पल से। देखो जैसे कि अगर आप वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करो तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे? 6.022 23 एटम्स होंगे। ठीक है, वहीं अगर आप बात करते हो वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 into 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। वैसे ही वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे सोडियम क्लोराइड के? तो ये हो गए 6.022 into 10⁻23 यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इससे फर्क नहीं पड़ता आप एटम की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हो, पार्टिकल के बारे में हम देख रहे हो, सब में वो है जो है कितना होगा? 6.022 ही होगा। ठीक है, Having defined the mole, it is easier to know the mass of one mole of a substance considered. क्योंकि अब हमने मोल को समझ लिया है तो हम मास वन मोल में कितना मास होता है ये भी हम अब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो एक मोल का जो मास होता है सब्सटेंस का ग्राम में, वन मोल सब्सटेंस का जो मास अगर हम डिटरमाइन करें ग्राम में तो उसे क्या बोलते हैं? मोलार मास। ठीक है, और मोलर मास को ग्राम, अगर आप यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली क्या है कि जो आपका मोलर मास है ना ग्राम्स में जो निकल करके आता है वो न्यूमेरिकली मैं बोल रही हूँ, न्यूमेरिकली वो एटॉमिक मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास के बराबर होता है। न्यूमेरिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बराबर होता है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ कितना है? 18.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना निकल के आया यहाँ पर? 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, तो आज हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट के बारे में, और मोल कंसेप्ट के साथ साथ हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ा, सोडियम क्लोराइड के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। देखिए थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बता देती हूँ। सो फार वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन गिवन सैंपल, but many a time information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. देखिए बहुत बार हम लोग अगर किसी, ऐसा होता है कि किसी सैंपल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने परसेंटेज में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, ये हमें जानना होता है, तभी तो हम उस कंपाउंड के बारे में कुछ बता पाएंगे कि हाँ इसमें इतना मिक्स करना है, कितना परसेंटेज इसमें प्रेजेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो कि आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया है मैंने, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि अरे इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, या इसमें कितने रेशियो में कौन कौन सा चीजें प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा